हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फर्स्ट कोड यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में स्टूडेंट हम लोग बनाने जा रहे हैं अपना फर्स्ट प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज। बात करें अगर पिछले वीडियो को स्टूडेंट, तो पिछले वीडियो में हमने समझ लिया था कि एक सी प्रोग्राम का क्या स्ट्रक्चर होता है। हमने कुछ इस प्रकार से देखा था कि सबसे पहले हम लोग कमेंट्स लिखते हैं और कमेंट्स को हम कहीं भी किसी भी प्रोग्राम में लिख सकते हैं, जो कि हम देखेंगे। एक तरह से बोला जाए तो हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट होता है वो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव से स्टार्ट होता है। और प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स क्या होते हैं? हैश सिंबल्स के साथ लिखे हुए होते हैं। हमने डिटेल्स में पढ़ा था पिछले वीडियो में। देन हम क्या करते हैं? ग्लोबल वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं, यानी कि वैसे वेरिएबल्स, वो डेटा जिनका यूज हमारे प्रोग्राम के सारे फंक्शंस कर सकते हैं। देन हम क्या करते हैं? फंक्शंस को डिक्लेयर करते हैं। मेन हमारा एक फंक्शन होता है जो कि क्या होता है, जहां से हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। देन हम डिफरेंट प्री डिफाइंड फंक्शंस को डिक्लेयर कर सकते हैं। स्टूडेंट, फंक्शन के अंदर में जो हम वेरिएबल्स बनाते हैं उनको लोकल वेरिएबल्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ इन करली ब्रेसेस के अंदर ही क्या होते हैं? एक्सेसिबल होते हैं। यानी कि अगर मैंने यहाँ पे कोई वेरिएबल बना दिया a, तो इस वेरिएबल a को मैं इस करली ब्रेसेस के बाहर एक्सेस नहीं कर सकता हूँ। देन यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स हम लोग लिखते हैं, जो कि क्या होते हैं? इस वेरिएबल्स पे कुछ सर्टेन टास्क को परफॉर्म करते हैं। और हमारा फंक्शन क्या करता है? कोई वैल्यू रिटर्न करता है, या ऐसा भी हो सकता है कि हमारा फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न ना करे। ऐसे स्थिति में हम अपने फंक्शन का जब डिफाइन करते हैं तो उसका रिटर्न टाइप वॉइड रखते हैं। तो आज हम क्या करेंगे स्टूडेंट? इस स्ट्रक्चर के बेसिस पे अपना फर्स्ट प्रोग्राम बनाएंगे सी में। तो यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम का, तो आई बटन पे क्लिक कीजिए और पहले उस वीडियो को देख लीजिए स्टूडेंट। नाउ तो इसके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट? वीएस कोड का यूज करेंगे। अब वीएस कोड क्या है स्टूडेंट? वीएस कोड का इंस्टॉलेशन कैसे होता है ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था स्टूडेंट। तो यदि आप नहीं जानते हैं तो वो वीडियो देख लीजिए प्लेलिस्ट में। हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपको कुछ मैंने सेटअप बताया था। सिंपली यहाँ पे हम ओपन करेंगे कोई एक फोल्डर। ओके, तो यहाँ पे मैंने फोल्डर ओपन कर लिया है अपना पीसी में। और यहाँ से आपको सिंपली करना क्या है स्टूडेंट? राइट क्लिक करना है और शो मोर ऑप्शंस। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल जाता है ओपन विथ कोड का। जैसे ही आप ओपन विथ कोड पे क्लिक कीजिएगा तो होगा क्या कि वीएस कोड में आपका ये फोल्डर ओपन हो जाएगा। ये थोड़ा सा फैसिलिटी हमने इंस्टॉलेशन के समय देख लिया था। ओके, तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा स्टूडेंट ओपन विथ कोड, यहाँ पे क्या होगा ये देखिए, वीएस कोड मेरा ओपन हो गया है और साथ में यही फोल्डर हमारा यहाँ पे ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे सिंपली हमें करना क्या है, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ इसके बारे में, ठीक है। और मैं इसे थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ। यस, ये देखिए स्टूडेंट, ये आपको ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे न्यू फाइल का, यानी यहाँ से आप न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं। और ये आपको ऑप्शन मिल जाता है न्यू फोल्डर का, यानी कि आप इस फोल्डर के अंदर में, इस डायरेक्टरी के अंदर में कोई दूसरा सब डायरेक्टरी क्रिएट कर सकते हैं। ओके, ये आपको रिफ्रेश का ऑप्शन मिल जाता है और ये कोलैप्स फोल्डर का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे सिंपली हम क्या करेंगे, एक नया अपना फाइल क्रिएट करेंगे जिसका नाम हम लोग रख लेते हैं hello.c। देखिए, जो सी प्रोग्राम होता है उसका एक्सटेंशन .c होता है, ये आपको हमेशा याद रखना है। यानी कि आपका जो सोर्स कोड होगा स्टूडेंट, उसका एक्सटेंशन क्या होगा? .c। यहाँ पे देखिए हमने लिखा है हेलो और एक्सटेंशन क्या दिया है हमने एक्सटेंशन दिया है .c। जैसे ही मैंने एंटर किया यहाँ पे देखिए hello.c हमारा ओपन हो चुका है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट, आप चाहें तो कमेंट्स दे सकते हैं। और कमेंट देने के लिए हमने आपको बताया था कि हम क्या यूज करते हैं, बताइए? फॉरवर्ड स्लैश एंड देन यहाँ पे हम देंगे एस्ट्रिक सिंबल। ओके, फॉरवर्ड स्लैश एस्ट्रिक सिंबल, और इसके अंदर में हम कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे कि मान लिया जाए हम लोग लिखते हैं दिस इज आवर फर्स्ट प्रोग्राम। ओके, हमने लिख दिया। नाउ अब इस कमेंट को एंड भी करना होता है, तो एंड करने के लिए अगेन हम क्या करेंगे स्टूडेंट? एस्ट्रिक सिंबल एंड फॉरवर्ड स्लैश। ये क्या हुआ? हमारा कमेंट एंड हो गया। ओके, नाउ अब इसके बाद क्या करेंगे, हमने स्ट्रक्चर में देखा था। यदि आपको यहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि आप में से कई लोग फोन में देख रहे होंगे यूट्यूब पे, तो इसे भी मैं क्या कर लेता हूँ, इंक्रीज कर लेता हूँ। और इसे यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, एक्सप्लोरर को ऑफ कर सकते हैं। तो एक्सप्लोरर को हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया है, तो थोड़ा सा विजुअल हो जाएगा आपको अच्छे से। हमने यहाँ पे लिख दिया दिस इज आवर फर्स्ट प्रोग्राम, ये हमारा क्या है? कमेंट है। नाउ अब हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, वापस से चले थोड़ा सा अगर हम लोग स्ट्रक्चर पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट, और 1 मिनट, जो हमारा स्ट्रक्चर है वो क्या है? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स को डिक्लेयर करेंगे।
अब यदि आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो रहा हो या चीज़ें समझ में नहीं आ रही हो तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है। हम लोग अभी प्रोग्राम लिखेंगे, देन उसको एक्सप्लेन करेंगे, उसके एक एक टर्म्स को एक्सप्लेन करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे सिंपली स्टूडेंट हैज इंक्लूड। अब हैज इंक्लूड क्या है? ये है आपका प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। क्या है स्टूडेंट? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। नाउ कई लोग ये समझते हैं कि हैज इंक्लूड stdio.h ये है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। नो नो नो, ये आपका टोटली प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स नहीं है। आपका जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स है स्टूडेंट, मैंने आपको क्या बताया था कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स वो होते हैं जो कि हैश सिंबल से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हैश इंक्लूड, हैश डिफाइन, हैश इफ हो गया आपका, और हैश एंड इफ हो गया, ऐसे डिफरेंट प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैं। ठीक है, और आपका ये जो सी लैंग्वेज का सीरीज चल रहा है इसमें हमने लास्ट यूनिट रखा है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, जहां पे जितने भी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव सी लैंग्वेज में है हम लोग सारे को बारी बारी से पढ़ेंगे और एक्सप्लेन करेंगे, प्रैक्टिकल भी देखेंगे VS कोड पे। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली हैश इंक्लूड का यूज करेंगे। अब हैश इंक्लूड होता क्या है स्टूडेंट? ये एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है जिसका कि यूज होता है जितने भी प्री डिफाइंड हेडर फाइल्स हैं उनको अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करने के लिए। अब ये क्या कह दिया सर आपने? इसका मतलब क्या कि जब डेनिस रिची साहब ने सी लैंग्वेज को बनाया स्टूडेंट, तो वहां पे उन्होंने क्या किया कि कई सारे प्री डिफाइंड फंक्शंस को उन्होंने बना के रखा, यानी जिसे हम लाइब्रेरी फंक्शंस भी कहते हैं। यानी कि इसका यूज क्या था? जैसे कि मान लिया जाए हमें कोई टास्क को परफॉर्म करना है, स्क्वायर रूट निकालना है किसी नंबर का, तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए स्टूडेंट पहले से प्री डिफाइंड फंक्शन है सी के लाइब्रेरी में मौजूद, किस हेडर फाइल में मौजूद है? math.h हेडर फाइल में मौजूद है। यानी क्या कि जब सी लैंग्वेज को क्रिएट किया गया तो उस समय क्या किया गया कि कई सारे हेडर फाइल्स बनाए गए, math.h, stdio.h यानी कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट.h जिसका भी हम यूज करेंगे, conio.h, कई सारे हेडर फाइल्स हैं और इन हेडर फाइल्स के अंदर में कई सारे लाइब्रेरी फंक्शंस मौजूद हैं जिनका यूज हम लोग अपने प्रोग्राम में कर सकते हैं। बशर्ते हमें चाहिए क्या कि हम इन हेडर फाइल्स को क्या करें, अपने प्रोग्राम में इंक्लूड कर लें। तो अभी हम क्या करेंगे स्टूडेंट, हमारा टास्क है हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कराना। अब हेलो वर्ल्ड को कहाँ प्रिंट कराएंगे? हम लोग अपने स्क्रीन पे कराएंगे, स्टैंडर्ड आउटपुट पे कराएंगे। ये आपको ध्यान रखना है कि मॉनिटर को स्टैंडर्ड आउटपुट कहा जाता है। हम लोग असेंबली, अच्छा असेंबली आपको नहीं पढ़ना है, असेंबली हम लोग 6 में पढ़ रहे थे। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे स्टैंडर्ड आउटपुट का मतलब क्या हुआ? मॉनिटर हुआ। तो हमें क्या करना है? अपने आउटपुट को स्टैंडर्ड आउटपुट पे क्या करना है? डिस्प्ले कराना है, जिसके लिए पहले से आपको कुछ करना नहीं है। यही हाई लेवल लैंग्वेज की खासियत है। ठीक है, हम लोग असेंबली थोड़ा सा पढ़े थे 6 सेम में, आप तो अभी पता नहीं किस सेम में है, तो आप लोग अभी सी पढ़ रहे हैं, अपना फर्स्ट लैंग्वेज ही पढ़ रहे हैं। असेंबली में ऐसा कुछ मौजूद नहीं होता था। ठीक है, वहां पे हमें क्या करना पड़ता था? लो लेवल लैंग्वेज में हार्डवेयर पे वर्क करना पड़ता था। हम लोग क्या करते थे, जब भी सिस्टम कॉल को परफॉर्म करते थे तो हर एक रजिस्टर के वैल्यू को चेंज करना पड़ता था। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आपको पहले से एक लाइब्रेरी फंक्शन दिया गया है प्रिंट एफ, और ये प्रिंट एफ क्या करता है? एक आर्गुमेंट लेता है, 1 2 3 4 कितने भी आर्गुमेंट आप दे सकते हैं इसको। वो क्या करेगा? सिंपली उसे प्रिंट कर देगा स्टैंडर्ड आउटपुट पे। लेकिन ठीक है, हमें प्रिंट एफ मौजूद है, लेकिन जब हम सी प्रोग्राम को कंपाइल कराएंगे तो सी प्रोग्राम का जो कंपाइलर है वो कहेगा कि प्रिंट एफ तो आपके प्रोग्राम में है ही नहीं, है ना। तो आखिर ये प्रिंटफ आया कहां से? तो उसे ये बताना पड़ेगा कि सी कंपाइलर सुनो, ये जो प्रिंटफ फंक्शन है ये मौजूद है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल में। तो सी कंपाइलर बोलेगा आप हमको बताएं कहाँ, बताइएगा तब ना। तो इसको बताने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करना पड़ेगा स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को। ठीक है स्टूडेंट, यहां पे हमने क्या किया? ध्यान दीजिए, ये stdio.h ये क्या है? स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है जो कि प्री डिफाइंड है पहले से सी में, जिसके अंदर स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, यानी कि डेटा को रीड करने के लिए स्कैनफ मौजूद है, डेटा को आउटपुट कराने के लिए स्टैंडर्ड आउटपुट पे प्रिंटफ फंक्शन मौजूद है, और भी डिफरेंट सारे इसमें प्री डिफाइंड लाइब्रेरी फंक्शंस मौजूद हैं, जिसमें कि हमें एक फंक्शन का यूज करना है। तो हम क्या करेंगे? इस लाइब्रेरी फाइल को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड कराएंगे। नाउ अब इस हेडर फाइल में
जितने भी लाइब्रेरी फंक्शंस मौजूद है उनका यूज हम अपने सोर्स कोड में, अपने प्रोग्राम में कर सकते हैं। सो ये था आपका स्टूडेंट प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। नाउ यदि हम लोग दोबारा से स्ट्रक्चर में चले स्टूडेंट, तो बात करते हैं हम लोग स्ट्रक्चर की। देखिए अब क्या है, ग्लोबल वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट है। तो देखिए ग्लोबल वेरिएबल्स अभी हमें डिक्लेयर नहीं करने हैं, हमें अभी वेरिएबल्स यूज नहीं करना है, ना ही अभी हमने वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा है स्टूडेंट, तो इसे हम लोग अभी अवॉइड करेंगे। देन उसके बाद लिखा हुआ है मेन फंक्शन, दैट इज इंट मेन वाइड। हम लोग यहाँ पे इंट मेन आप ले भी सकते हैं या वाइड मेन भी ले सकते हैं। जब हमें कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करवाना है तो क्यों इंट मेन लेना, हम क्या करेंगे यहाँ पे वाइड मेन लेंगे। तो वापस से चलते हैं अपने VS कोड पे स्टूडेंट, और यहाँ पे अब हम नेक्स्ट लाइन में क्या लिखेंगे, वाइड एंड मेन। ये क्या है स्टूडेंट, वाइड मेन, ये है आपका फंक्शन। अब देखिए थोड़ा सा आपको चीजें एज्यूम करके चलना पड़ेगा या मान के चलना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि देखिए हर एक चीजों को एक बगल से बताया नहीं जा सकता है। आपको कुछ चीजों को पहले समझना पड़ेगा, देन वो चीजें आप बाद में एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे। जैसे देखिए फंक्शन, अभी आप फंक्शन का यूज कर रहे हैं लेकिन फंक्शन आप पढ़े नहीं है क्या होता है। आपको थोड़े लेक्चर के बाद ये पता चलेगा कि फंक्शन क्या होता है, प्री डिफाइंड फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शन को डिक्लेयर करने का सिंटैक्स क्या होता है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत आपको एज्यूम करना पड़ेगा स्टूडेंट। आई होप आप लोग कोऑपरेट कीजिएगा मेरे साथ। तो वाइड मेन हमने यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट, और फंक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, पैरामीटर प्रोवाइड करते हैं। हमारा कोई भी फंक्शन 0 पैरामीटर ले सकता है, जैसे हमने इसे कोई पैरामीटर नहीं दिया है। ठीक है, नाउ अब क्या होगा, फंक्शन का स्टार्टिंग होगा। तो फंक्शन का स्टार्टिंग मींस क्या, हम लोग स्टार्ट करते हैं ओपन करली ब्रैस से और क्लोज करते हैं करली ब्रैस से। ठीक है, ध्यान देना है। ये हमारा वाइड मेन क्या है स्टूडेंट, एक हमारा फंक्शन है, मेन फंक्शन है। ये क्या है, ओपनिंग ऑफ द फंक्शन, एंड ये क्या है, क्लोजिंग ऑफ द फंक्शन। इसके अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो लिखा हुआ है वाइड मेन एंड ओपन क्लोज पैरेंथेसिस है। आखिर इसका मतलब क्या है, हमने आपको कहा था ना मैं एक एक वर्ड को, एक एक टर्म्स को आपको समझाऊंगा। वाइड का मतलब ये है कि हमारा ये जो फंक्शन है ये वाइड वैल्यू को रिटर्न कर रहा है। यहाँ पे रिटर्न टाइप लिखा जाता है। आप यहाँ पे आइदर इंट भी लिख सकते हैं, ठीक है, आप यहाँ पे फ्लोट भी लिख सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे सिंपली वाइड इसलिए लिखा है क्योंकि मैंने अभी आपको डेटा टाइप्स के बारे में नहीं पढ़ा है। ठीक है, काफी सारे डेटा टाइप्स होते हैं, इंट हो गया, फ्लोट हो गया, डबल हो गया। तो जब मैं आपको डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ा दूंगा तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप। मैंने अभी सिंपली वाइड इसलिए लिखा है ताकि आपको मैं बता सकूं वाइड का मतलब होता है कुछ भी नहीं। ठीक है, नल भी नहीं होता, ये सिंपली होता है वाइड है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि ये वाइड हो गया, यानी कि ये कुछ भी नहीं है, अब खत्म हो गया। तो वाइड का मतलब ये है कि हमारा फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। नाउ अब ये मेन क्या है, यहाँ पे हम लिखते हैं फंक्शन का नेम। अब चूंकि जो हमारा मेन फंक्शन है उसका नाम होता है MAIN। अब ये मेन फंक्शन क्या है सर, हम क्या है अपना नाम यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं या कोई दूसरा नेम फंक्शन का नहीं दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन जो सी का कंपाइलर होता है वो सर्च करता है प्रोग्राम में कि मेन फंक्शन कहाँ है। क्यों? क्योंकि ऐसा सी लैंग्वेज को एक तरह से बोले जब बनाया गया तो डेवलप किया गया कि जब सी का प्रोग्राम कंपाइल होगा तो सी का कंपाइलर क्या करेगा, सर्च करेगा मेन फंक्शन को, और उसके फर्स्ट स्टेटमेंट से क्या होगा, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। तो इसीलिए हमें मेन फंक्शन का नेम रखना पड़ता है MAIN मेन, और ये कंपलसरी है स्टूडेंट। ठीक है, नाउ अब ये पैरेंथेसिस दिया हुआ है, ये क्या है सर, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं स्टूडेंट, आर्गुमेंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअल आर्गुमेंट, फॉर्मल आर्गुमेंट का कॉन्सेप्ट आता है, तो वो सारे चीजों को हम फंक्शन में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी आपको बस ये समझना है कि हमारा जो फंक्शन है वो कोई भी आर्गुमेंट नहीं ले रहा है। नाउ बात कर लेते हैं करली ब्रेसेस की। तो इसके बारे में हमने बता दिया है कि जो फंक्शन होता है उसका ओपनिंग ओपन करली ब्रेसेस से होता है एंड क्लोजिंग क्लोज्ड करली ब्रेसेस से होता है। और करली ब्रेसेस को मेंटेन करना काफी जरूरी है। जब आप लोग नेस्टेड पढ़ेंगे ना, जैसे इफ एल्स स्टेटमेंट हो गया, हम लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे वहां पे करली ब्रेसेस बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है, क्योंकि थोड़ा सा भी इधर उधर मिस हो गया तो प्रोग्राम का आपका जो कंट्रोल फ्लो होता है वो क्या होता है, एक तरह से डिस्टॉर्टेड हो जाता है। नाउ अब इस मेन फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे इसकी बात कर लेते हैं। तो मेन फंक्शन के अंदर जो फर्स्ट स्टेटमेंट होता है वहां से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। यानी यहाँ पे जो भी हम लिखेंगे हमारा कंपाइलर एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा यहाँ से। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कराना है, जिसके लिए स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल में पहले से एक प्री डिफाइंड लाइब्रेरी फंक्शन मौजूद है printf। तो हमने स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को इंक्लूड करा रखा है, तो हम printf फंक्शन का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट, प्रिंट। और देखिए विजुअल स्टूडियो कोड की
खासियत ये है कि आप कोई भी लाइब्रेरी फंक्शन हो गया या सिंटैक्स आप कुछ भी लिख रहे हैं ना, तो ये आपको सजेशंस देता है। जैसे मैंने यहाँ पे देखिए, मैं बैक करता हूँ, मैं सिर्फ PR लिखूंगा तो ये देखिए, और जैसे ही एंटर करेंगे तो यहाँ पे प्रिंटफ लिखा गया। तो इससे क्या होता है ना कि आपको कोडिंग करते वक्त ज्यादा नहीं लिखना पड़ता है, आसानी हो जाती है। तो इस कारणवश भी आप VS कोड का यूज कर सकते हैं। काफी सारे इसके अपने फीचर्स है स्टूडेंट। तो अब प्रिंटफ क्या होगा स्टूडेंट, ये क्या है, ये भी एक फंक्शन क्या है। अब देखिए फंक्शन के बारे में आपको नहीं पता है, मैंने कहा ना थोड़ा सा आपको समझ के चलना पड़ेगा। ये भी एक फंक्शन है। अब अभी हमने जो मेन फंक्शन डिक्लेयर किया, हमने क्या देखा, ये कोई आर्ग्यूमेंट लेता है, नो आर्ग्यूमेंट हो सकता है। तो यस, प्रिंटफ जो हमारा है इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 मिनट, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, एक आर्गुमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एक आर्गुमेंट। अब वो हम क्या प्रोवाइड करेंगे, तो यहां पे हम सिंपली क्या लिखेंगे, हेलो वर्ल्ड। ओके, यहां पे क्या लिखेंगे स्टूडेंट, हेलो वर्ल्ड, बस हो गया। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे क्लोज कर देंगे। नाउ यहां पे हमने क्या किया, प्रिंटफ लिखा, इसके अंदर हमने एक स्ट्रिंग प्रोवाइड किया। अब देखिए स्ट्रिंग क्या होता है, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। स्ट्रिंग एक आपका अलग चैप्टर है, स्ट्रिंग हैंडलिंग, वहां पे हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूं। स्ट्रिंग होता है स्टूडेंट सेट ऑफ कैरेक्टर्स। आप देख सकते हैं ये क्या है, सेट ऑफ कैरेक्टर्स है, HELLO कॉमा स्पेस WORLD एक्सक्लामेशन मार्क, ये सारे क्या है, एक कैरेक्टर है। और C आस्की कैरेक्टर को फॉलो करता है, और उसके बारे में भी आपको जानने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग बना रहे कैरेक्टर सेट का, वहां मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और आप लोग देखिएगा तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, डबल क्वोट्स का यूज किया है स्टार्टिंग में, और डबल क्वोट्स का यूज किया है क्लोजिंग में। आखिर ये क्या है, तो कोई भी स्ट्रिंग हमारा C लैंग्वेज में क्या होता है, वो डबल क्वोट्स के अंदर होता है। यानी कि डबल क्वोट्स के अंदर अगर हम कुछ भी लिख दें तो वो एज अ स्ट्रिंग कंसीडर होगा। इवन अगर मान लिया जाए, अगर ये 7 है, ये 7 क्या है, एक न्यूमेरिक वैल्यू है, लेकिन अगर हम इसे डबल क्वोट्स के अंदर लिख दे स्टूडेंट, तो ये एज अ स्ट्रिंग ट्रीट होगा, ठीक है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, आपको घबराना नहीं है। तो यहाँ पे हमने प्रिंटफ को क्या किया, एक स्ट्रिंग प्रोवाइड कर दिया, दैट इज हेलो वर्ल्ड। अब हम क्या करेंगे, इस प्रोग्राम को कंपाइल कराएंगे। लेकिन रुकिए, क्या हम इसे कंपाइल कराएंगे तो ये कंपाइल हो जाएगा? नहीं, कंपाइलेशन एरर देगा हमें। क्यों? क्योंकि C लैंग्वेज के हर एक स्टेटमेंट के लास्ट में हमें सेमी कॉलन लगाना होता है। ये बताता है कि ये स्टेटमेंट क्या हो गया, अब एंड हो गया। ये स्टेटमेंट को, एंड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग सेमी कॉलन का यूज करते हैं। ये है स्टूडेंट आपका हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम C लैंग्वेज में, ठीक है। नाउ इसे कंपाइल कराने के लिए और एग्जीक्यूट कराने के लिए आप कमांड का यूज कर सकते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करके, या मैंने आपको एक्सटेंशंस में कोड रनर इंस्टॉल कराया था, यहां से आप एक्सटेंशन पे क्लिक करके कोड रनर सर्च करके स्टूडेंट आप क्या कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, जिससे आपको यहाँ पे एक प्ले बटन का ऑप्शन मिल जाता है, दैट इज रन कोड। आप जैसे ही इस पे क्लिक कीजिएगा स्टूडेंट, ये क्या करेगा, आपके इस C प्रोग्राम को कंपाइल करवाएगा। और यहाँ पे देखिए एक आपका hello.exe जनरेट हो गया, और यहाँ पे आपका हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया, ठीक है स्टूडेंट। आई बात समझ में? फिर से मैं बता दे रहा हूं हुआ क्या, इसे थोड़ा सा हम लोग नीचे कर लेते हैं। देखिए जब मैंने इस प्ले बटन पे क्लिक किया स्टूडेंट, तो ये जो C का हमारा कंपाइलर है, इसने किया क्या, इस प्रोग्राम को कंपाइल किया, और कंपाइल करने के बाद एग्जीक्यूटेबल कोड को जनरेट किया। अब देखिए कंपाइलेशन से एग्जीक्यूटेबल कोड के बीच में काफी सारे स्टेप्स होते हैं, और इसीलिए मैंने आपको पहले यूनिट 2 पढ़ाया, दैट इज लैंग्वेज प्रोसेसर एंड लैंग्वेज प्रोसेसिंग एक्टिविटी, जहां पे हमने देखा कि कंपाइलर, देन पहले असेंबलर का यूज होता है, देन कंपाइलर, फिर वहां पे लिंकर का कॉन्सेप्ट आता है जो कि एग्जीक्यूटेबल फाइल को जनरेट करता है। और अब इस एग्जीक्यूटेबल फाइल को जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे लोडर का कॉन्सेप्ट आएगा, जो कि क्या करेगा, मेमोरी में हमारे प्रोग्राम को लोड करेगा, और देन एग्जीक्यूट होगा, और यहाँ पे प्रिंट होगा हेलो वर्ल्ड। कहाँ गया? यस, ये रहा आपका हेलो वर्ल्ड, ठीक है स्टूडेंट। तो ये है आपका एग्जीक्यूटेबल फाइल, ठीक है। नाउ इस एग्जीक्यूटेबल फाइल को आपने यहाँ पे जैसे ही रन पे क्लिक किया स्टूडेंट, तो बेसिकली हुआ क्या, देखिए अगर मैं इस एग्जीक्यूटेबल फाइल को डिलीट कर दूं, ठीक है, तो आप देखिएगा यहाँ पे जैसे मैं रन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, exe फाइल जनरेट हो जाएगा और वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये इस कोड रनर की स्टूडेंट खासियत है। ये देखिए hello.exe जनरेट हो गया और हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। आप अगर चले स्टूडेंट अपने फोल्डर में, मैं चलता हूँ फोल्डर में, ठीक है,
फोल्डर की अगर आप बात करें तो यहाँ पे देखिए hello.exe, ये देखिए आपका एक एप्लीकेशन जनरेट हो चुका है। और यदि आप इस पे डबल क्लिक करके स्टूडेंट इसे ओपन कीजिएगा तो यहाँ पे आपको हेलो वर्ल्ड देखने को मिल जाएगा। तो यदि आप यहाँ पे डबल क्लिक करें स्टूडेंट, मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ तो ये कुछ हुआ नहीं। अगर राइट क्लिक करके ओपन किया जाए, अच्छा तो ये देखिए ओपन हो रहा है और हेलो वर्ल्ड लिख के क्लोज हो रहा है। अगर आप इस वीडियो को एकदम स्लो मोड में देखें तो आपको दिखेगा। देखिए अगर मैंने राइट क्लिक किया और मैंने ओपन किया तो ये देखिए एकदम से अपीयर हुआ और फिर डिसअपीयर हो गया। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है सर? हमें हेलो वर्ल्ड दिखना चाहिए, वो रुकना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है मैं बताता हूँ। पहले चलते हैं हम लोग अपने VS कोड। तो आ चुके हैं स्टूडेंट हम लोग अपने VS कोड पे। यहाँ पे देखिए हो क्या रहा है, बेसिकली हमने अपने प्रोग्राम में क्या लिखा है, मेन फंक्शन के अंदर printf हेलो वर्ल्ड। तो जो हमारा एग्जीक्यूटेबल फाइल बना है, जब इस एग्जीक्यूटेबल फाइल को हम ओपन कर रहे हैं तो फटाक से ओपन हो रहा है, हेलो वर्ल्ड वहां पे लिखा था और वो डिसअपियर हो जा रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे अपने आउटपुट को होल्ड करके नहीं रखा है। ठीक है, प्रोग्राम हमारा बिल्कुल सही रन हो रहा है। अगर आप जैसे एग्जीक्यूट कराएं, हमारा ये एग्जीक्यूटेबल फाइल है और एग्जीक्यूट करवाने के लिए कमांड देखिए होता है। अगर आप कमांड प्रॉम्प्ट से एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं तो आपको डॉट लिखना है, फॉरवर्ड स्लैश देना है एंड देन एग्जीक्यूटेबल फाइल का जस्ट नेम लिख देना है, एंटर कीजिएगा तो ये देखिए हमारा यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो चुका है स्टूडेंट। ठीक है, अब हेलो वर्ल्ड प्रिंट होने के बाद हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जा रहा है ना। आप जानते हैं कि जो भी हमारा कंपाइलर होता है वो क्या करता है स्टूडेंट, कंपाइलर कंपाइल कर देता है और जब एग्जीक्यूट हो रहा है प्रोग्राम हमारा तो मेन के फर्स्ट स्टेटमेंट से वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में उसने हेलो वर्ल्ड को प्रिंट किया एंड द नेक्स्ट स्टेटमेंट कुछ है नहीं, तो हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट कर गया। पहले मेन फंक्शन टर्मिनेट किया एंड देन प्रोग्राम टर्मिनेट कर गया। यहाँ पे अगर हम अपने आउटपुट को होल्ड करके रखना चाहते हैं तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा गेट कैर। अब गेट कैर क्या है, क्यों लिख रहे हैं हम लोग, तो देखिए गेट कैर एक फंक्शन है स्टूडेंट। बेसिकली ये क्या करता है, कमांड प्रॉम्प्ट से एक कैरेक्टर को रीड करता है। ठीक है, गेट कैर और पुट कैर फंक्शंस होते हैं, हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आपको घबराना नहीं है, अभी जस्ट हम आपको एक तरीका बता रहे हैं। गेट कैर एक फंक्शन है स्टूडेंट और इसका हम लोग यूज करते हैं यूजर से एक कैरेक्टर को रीड करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम गेट कैर फंक्शन का यूज करेंगे तब होगा क्या, बेसिकली देखिए आपको हवा में बातें नहीं करनी है। ऐसा नहीं है कि हम गेट कैर लगा देंगे तो वो रुक जाएगा। क्यों भाई, क्यों रुक रहा है ये आपको समझना है। तो मेन से हमारा एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट में हमने लिखा printf हेलो वर्ल्ड, तो होगा क्या, स्क्रीन पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। ओके, उसके बाद हमने लिखा क्या, गेट कैर। तो उसके बाद वो वेट करेगा कि यूजर क्या करेगा, एक कैरेक्टर को एंटर करेगा। तो जैसे ही आप किसी एक कैरेक्टर को एंटर कीजिएगा उसके बाद आपका प्रोग्राम टर्मिनेट होगा, यानी कि पहले मेन फंक्शन टर्मिनेट होगा देन प्रोग्राम टर्मिनेट होगा। ओके, यानी कि हेलो वर्ल्ड हमारा क्या होगा, यहाँ पे रुका हुआ रहेगा प्रिंट होकर के। तो चलिए हम लोग इसे यहाँ पे रन कोड पे क्लिक करते हैं और ये देखिए हेलो वर्ल्ड आपका प्रिंट हो गया, लेकिन अभी ये रुका हुआ है। आप कोई भी एक की जस्ट प्रेस कर दीजिएगा तो वो एज अ कैरेक्टर चला जाएगा, रीड हो जाएगा। देखिए मैंने जैसे जी प्रेस कर दिया यहाँ पे, ठीक है, तो ये लिया नहीं 1 मिनट, अच्छा एंटर, हाँ इसने ले लिया। ठीक है, आपको प्रेस करने के बाद एक डेलीमीटर देना होता है। जैसे मैं अगेन यहाँ पे एग्जीक्यूट करवाता हूँ इसे, CLS से हम लोग क्लियर कर लेते हैं ./हेलो। यहाँ पे देखिए ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। नाउ आपको क्या करना है, यहाँ पे एक कोई भी कैरेक्टर देना है। हमने यहाँ पे कैरेक्टर दिया एंड एक डेलीमीटर जैसे ही हम लोग यहाँ पे प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका टर्मिनेट हो जाएगा प्रोग्राम। आगे बात समझ में स्टूडेंट, चलिए तो इसे हम लोग एक बार वहां पे भी चल के देख लेते हैं फाइल एक्सप्लोरर पे, ताकि आपको समझ में आ जाए कि अच्छा ये बेसिकली सही में हो रहा है। ओके, तो स्टूडेंट आ चुके हैं हम लोग अपने फाइल एक्सप्लोरर में और शायद आपको ये बहुत छोटा दिख रहा हो तो मैं यहाँ पे बड़ा करने की कोशिश करता हूँ। हाँ, ये हमारा क्या है, सोर्स कोड है। ठीक है, ये देखिए आपको दिख रहा होगा सी सोर्स फाइल, और ये क्या है, हमारा एग्जीक्यूटेबल फाइल है। अगर अब हम इस पे डबल क्लिक करेंगे, क्योंकि ये हमारा अब एग्जीक्यूटेबल फाइल मॉडिफाइड हो चुका है, लास्ट सी का जो ये सोर्स कोड है लास्ट में गेट कर हमने लगा दिया है, तो डबल क्लिक करेंगे तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा एंड देन वो वेट करेगा। देखिए हमने डबल क्लिक किया तो ये देखिए, आपको शायद पता नहीं ये दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। आप लोग अगर HD मोड पे देखें तो आपको दिखेगा ये यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। मैं इसे हाईलाइट करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, और जैसे ही हम यहाँ पे कैरेक्टर प्रेस करके एंटर करेंगे तो ये देखिए आपका क्या होगा, क्लोज हो गया, यानी कि टर्मिनेट हो गया।
अगेन हम लोग एक बार इसे करते हैं, डबल क्लिक हमने किया, ये देखिए हेलो वर्ल्ड आपको दिख रहा है, हमने एंटर प्रेस किया, ये हमारा क्लोज हो गया। ओके, तो ये था स्टूडेंट आज का हमारा सी लैंग्वेज में हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम। आई होप आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि आज से एक तरह से बोले तो सी लैंग्वेज में आपका प्रोग्रामिंग भी स्टार्ट हो गया। और हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कैरेक्टर सेट को, देन उसके बाद हम लोग टोकन्स, रिजर्व्ड वर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स, काफी सारे टॉपिक्स है। मैंने आपको सिलेबस पहले ही डिस्कस करवा दिया है फर्स्ट वीडियो में। और जब हम लोग बेसिक चीजों को डिस्कस कर लेंगे उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक मैं सेपरेट प्लेलिस्ट बना दूंगा सिर्फ प्रैक्टिकल प्रोग्रामिंग का, जो कि आपसे यूनिवर्सिटी लेवल एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि फिबोनाची सीरीज का हो गया, ऑड इवन का, प्राइम नंबर फाइंड करना है, ठीक है, इवन नंबर प्रिंट करना है, आपको किसी स्टार पैटर्न को प्रिंट करना है, किसी दिए गए पैटर्न अलग टाइप का है उसे प्रिंट करना है, नंबर्स को प्रिंट करना है। तो हम प्रैक्टिकल का एक अलग से प्लेलिस्ट बना देंगे, जहां पे सिर्फ और सिर्फ हम VS कोड पे क्या करेंगे, एक वीडियो में, एक लेक्चर में किसी एक प्रोग्राम को बनाएंगे, उसे एग्जीक्यूट करेंगे। तो मिलते हैं स्टूडेंट अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।